अगर इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहले मुजाहिदीन का ज़हूर हुआ। मुजाहिदीन वो गुरिल्ला ग्रुप्स थे जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। जब रशियन फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया तो मुख्तलिफ़ जमातें ऐसी थीं जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ गुरिल्ला जंग शुरू की अफ़गानिस्तान में। वो वक्त था जब ISI इनके साथ इन्वॉल्व हुई, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में ये था, हुकूमत ने कहा था कि जी सोवियत यूनियन पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए, वरना नेक्स्ट स्टेप एक्सपेक्टेड था कि अफ़गानिस्तान के बाद हो सकता है पाकिस्तान उनका टारगेट बन जाए। तो ये वो जो गर्म पानियों तक आने की बात है। जी बिल्कुल। शुरू में जिनका काफ़ी रोल है इसमें वो नसीरुल्लाह बाबर थे, जनरल नसीरुल्लाह बाबर। उन्होंने इन मुजाहिदीन ग्रुप्स को कांटेक्ट किया, इनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी करवाई। ये शुरू हो गया हुआ था मिस्टर भुट्टो के दौर में, लेकिन फिर बाद में जब जनरल ज़िया ने ओपन डिफाइंस की और कहा कि हम लड़ेंगे, हम रशियंस को इधर नहीं आने देंगे, हम उनको उनके अपने बॉर्डर्स में रखेंगे अफ़गानिस्तान को, तो उस वक़्त फिर खुल के इनकी ट्रेनिंग शुरू करवा दी पाकिस्तान आर्मी ने और ISI ने, और इनको मदद देनी शुरू की। जब थोड़ा बहुत इनको वो हमारी स्टेट पॉलिसी थी, उसमें कुछ ऐसा स्टेट पॉलिसी छुप के नहीं हो रहा। नहीं छुप के नहीं हो रहा था। और जब उनकी थोड़ी बहुत इनिशियल कामयाबियां हुई तो फिर अमेरिका भी मैदान में आ गया। अमेरिकन्स ने ये समझा कि अब ये वक्त है कि हम रशिया से अपने बदले ले सकते हैं। वियतनाम में मार खा कर आए थे, तो ये वक्त था कि वो मौका है सोवियत यूनियन को यहाँ पे अफ़गानिस्तान में फंसा के तो मारा जाए। तो अमेरिका ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान को, सऊदीज़ बीच में शामिल हुए। तो ये डिसाइड हुआ कि फंडिंग और वेपन्स अमेरिका और सऊदी अरब देंगे और पाकिस्तान की ISI कंडूट होगी, इनके थ्रू मुजाहिदीन ग्रुप्स को ये चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। डिस्बर्समेंट हम करेंगे, जी हाँ, फंड वो करेंगे। और ये इसी तरह से उस जहाद को लड़ा गया। ट्रेनिंग पाकिस्तान के ऑफिसर्स वगैरह ने दी इनको, और ट्रेनिंग कैंप्स अफ़गानिस्तान में लगा के दिए ट्रेनिंग, कुछ पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज़ में इनको रखा गया। लेकिन बाकी लड़ाई वो अपने इंडिपेंडेंटली खुद करते थे गुरिल्ला ग्रुप्स में। पाकिस्तान वाले एज एडवाइज़र्स ISI के ऑफिसर्स अफ़गानिस्तान में थे। ये तो पहला ग्रुप था जो कि मुजाहिदीन कहलाया। और जिस वक्त सोवियत यूनियन यहाँ से निकल गई तो अनफॉर्चुनेटली ये मुजाहिदीन ने जो आपस में ग्रुप्स का मुआहदा हुआ था उसको तोड़ दिया। उस मुआहदे में ये था कि हुकूमत इंक्लूसिव बनाएंगे, मिलके बनाएंगे। बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब प्रेसिडेंट होंगे, अहमद शाह मासूद डिफेंस मिनिस्टर होगा और हिकमत यार प्राइम मिनिस्टर होंगे। अहमद शाह मासूद और रब्बानी एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, नॉर्दर्न अलायंस वाले थे। उन्होंने हिकमत यार को काबुल में एंटर नहीं करने दिया। तो हिकमत यार अपने ग्रुप के साथ सरोबी एक जगह है, वहाँ पे कैंप लगा के बैठ गए। खिलाफ वर्जी थी, सीरियन खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो अब बात नहीं थे मानते। तो ये इनकी आपस में जंग शुरू हो गई। बाकी और ग्रुप्स थे वो भी किसी न किसी साइड के ऊपर शामिल हो गए। कुछ ग्रुप्स थे जो इधर शामिल नहीं हुए, उन्होंने कोई आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स या सूबों में अपनी रिट कायम कर ली और वहाँ रह गए। जिस वक़्त ये ज़्यादा बढ़ा तो फिर इनके ज़ेरे साया जो छोटे कमांडर्स थे उन्होंने भी हर एक ने कोई ना कोई कस्बा, कोई शहर, कोई जगह काबू कर ली और वहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत शुरू कर दी। उन्होंने सड़कों के ऊपर चेन्स लगा दी, बैरियर्स लगा दिए, और जो कोई ट्रैवल करता था उससे वो पैसे लेते थे, जुर्माना लेते थे। मुजाहिदीन भत्ता लेते थे और वो बहुत तंग थे, अफ़गानी बहुत तंग थे। प्लस ये लोगों पे एट्रॉसिटीज़ करते थे और इन एट्रॉसिटीज़ की वजह से फिर तालिबान वजूद में आए रिएक्शन में। इसका स्टार्ट इस तरह से हुआ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पे बहुत से मदरसे कायम थे और जिसमें अफ़गान बच्चे, कुछ पाकिस्तानी बच्चे, ये लोग तालीम हासिल करते थे।
वहाँ पे जो टीचर्स थे ये अफ़गान वॉर के वेटरन्स थे, ये वो थे जो जंग लड़ चुके थे लेकिन किसी वजह से अब लड़ नहीं सकते थे, कोई लिम्ब लूज़ कर गया था, कोई डिसेबिलिटी हो गई थी। जिस तरह मुल्ला उमर एक मदरसे के हेड थे लेकिन एक आंख नहीं थी, इसी तरह उनके बाकी भी लीडर्स का था। मौजूदा जो अमीर है मुल्ला हैबतुल्लाह वो भी पढ़ाते रहे हैं पाकिस्तान के किसी मदरसे में या मस्जिद के इमाम रहे? काफ़ी ये लोग काफ़ी इनका ताल्लुक़ रहा है। अच्छा, अब स्टार्ट यहाँ से तालिबान का होता है कि मुल्ला उमर के मदरसे से एक लड़का किडनैप हो जाता है, अगवा हो जाता है, और पता चला कि जो इनके नियर एक कमांडर है जिसने अपनी रिट कायम की हुई है सड़क पे, उसने लड़के को उठाया। तो मुल्ला उमर ने मदरसे के तालिब इल्मों को साथ लिया, इर्द गिर्द के मदरसों को भी पैगाम भेजा, वहाँ से भी कि अपना बंदा छुड़वा के लाना है। वो लोग भी आ गए, तो इन्होंने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, कमांडर साहब के ऊपर। तो उसकी जो अपना लश्कर था कमांडर का, वो इन्होंने उनको अप्रोच किया और कहा देखो ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं और ये गलत काम है, शरई तौर पे ये गलत। तो वो लोग इनके साथ मिल गए, वो कमांडर भाग गया, इन्होंने उनकी फ़ौज इनके साथ आ गई, वेपन्स भी मिले, सिपाही भी मिले ट्रेंड, और इन्होंने वो चेन्स भी हटा दी सड़कों से। जब ये इतला फैली तो बाकी लोगों ने भी अप्रोच करना शुरू किया मुल्ला उमर को कि जी इधर भी आए, हाँ हमारी भी मदद करें। तो ये फिर चल पड़े और चलते गए, चेन्स हटाते गए, कमांडर्स की फ़ौजें इनके साथ मिलती गईं। ये फिर वो मसीहा के रोल में आके एग्जैक्टली कहीं भी इनको लड़ना नहीं पड़ा, हर जगह लोगों ने वॉलंटरली इनका साथ दिया। और इनका तरीका वारदात ये था कि ये पहले जाकर अप्रोच करते थे अंदर, और उनको सिपाहियों को और जो भी लोग थे उनको ये कहते थे कि भाई देखो हम इस्लाम की खातिर निकले हैं, तो ये तुम एक जालिम के साथ मिल के ये काम कर रहे हो, तो इसे छोड़ो, हमारे साथ मिलो। वो मिल जाते थे। अब पाकिस्तान के साथ कनेक्शन शुरू होता है इसके बाद। ये कंधार, ये आप किस सन तक की बात? 94 की जी, 94। मैं उस वक्त DGISI था। ये 94 के टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ये कार्रवाई हुई। अब ये कंधार से हेरात की तरफ मार्च कर रहे थे, हेरात पे कब्ज़े के लिए। तो इस दौरान नसीरुल्लाह बाबर साहब ने कन्विंस किया था हुकूमत को, उस वक्त बीबी की हुकूमत, वो वज़ीर दाखिला थे, बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। इन्होंने कहा जी कॉटन हम बाय रोड उज़्बेकिस्तान से क्यों नहीं लेकर आते, क्योंकि कॉटन पाकिस्तान में शॉर्टेज हो रही थी टेक्सटाइल्स के लिए। तो हम बाई सी मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। तो इन्होंने कहा जी बाई रोड बड़ा सस्ता पड़ेगा और नज़दीक है, तो एक ट्रायल के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं कॉन्वॉय भेजूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। नसीरुल्लाह बाबर साहब ने चंद ट्रक भेज दिए और वो कॉटन लाद के ख़रीद के वापस आ रहे थे। तो वापस अफ़गानिस्तान के रास्ते आ रहे थे वाया हेरात। वो हेरात से जब कंधार के रास्ते पर थे तो कहीं सेंटर में एक कमांडर था, उसने इनको रोक के तो लूट लिया, कॉटन और ट्रक अपने कब्ज़े में ले लिए और बंदों को कैदी कर लिया। ये इतला पहुंच गई तो नसीरुल्लाह बाबर साहब ने पहले हमें अप्रोच किया कि जी ये जो हैं तालिबान, ये उनके बहुत नज़दीक हैं इस जगह के, तो उनको कहा जाए कि ये एक्शन करें और इनको छुड़ाएं। तो हमने भी उनको अप्रोच किया तालिबान को, नसीरुल्लाह बाबर साहब ने भी अपने ज़राए से उनको अप्रोच किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं। उन्होंने एक्शन किया उस कमांडर के ऊपर। तो कमांडर की फ़ौज जिस तरह बाकियों की भागी थी वो भी भाग गए, इनके साथ आ मिले। इन्होंने ट्रक्स भी छुड़ा लिए, कॉटन भी छुड़ा ली। तो पाकिस्तान वॉज वेरी ग्रेटफुल, नसीरुल्लाह बाबर साहब बड़े उनसे ग्रेटफुल थे। खैर अब तक हमने शुक्रिया के अलावा और कुछ नहीं था किया। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़रा क्लैरिटी कर दूं कि इससे पहले हमारे मुजाहिदीन के साथ ताल्लुकात थे। जी जी, ये फर्स्ट एपिसोड है कि जब हमारे तालिबान से ताल्लुकात बनना। जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब ये वक्त था कि जिस वक्त तालिबान ने जब हेरात पहुँचे तो जनरल इस्माइल जो वहाँ पे गवर्नर थे और कमांडर थे, अभी भी वही थे बाय द वे, बड़ी उनकी वो रही है लंबा अरसा। बाद में पहले वो मुजाहिदीन के साथ थे, फिर वो बाद में ईरान से वापस आए तो तालिबान के साथ हो गए,
और फिर अमेरिकन दौर था तो वो फिर गवर्नर थे, और फिर अब दोबारा वो तालिबान के साथ, तालिबान नंबर 2 के साथ मिल रहे हैं। बहरहाल तो ये अब जनरल इस्माइल का शहर भी इन्होंने ले लिया, हेरात, क्योंकि जनरल इस्माइल भी कोई फाइट नहीं कर सके, उनकी फ़ौज मिल गई, ख़ुद वो ईरान भाग गए इस्माइल, तालिबान ने कैप्चर कर लिया हेरात। तो हमारा भी उस वक़्त फिर हमने बड़ा गौर करना शुरू किया कि भाई ये एक फिनोमेना अफ़गानिस्तान में आ रहा है जो बड़ा तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो हमें इनके साथ रब्ता करना चाहिए। लेकिन इनिशिएटिव उनकी तरफ से आया, एक रिक्वेस्ट आई कि जी तालिबान लीडर्स आपको मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो आई सेड मोस्ट वेलकम, आए। चुनांचे एक डेलीगेशन आया वहाँ से, जिसमें मुल्ला उमर ख़ुद नहीं आए, वो कंधारी में ही रहे। उनके नायब जो थे उस वक़्त वो थे मुल्ला रब्बानी, उनका नाम भी रब्बानी था, बुरहानुद्दीन रब्बानी नहीं, एक और डिफरेंट रब्बानी, जो प्रेसिडेंट भी शायद, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने। और मुल्ला गौस उनके साथ डेप्टी थे, जो पहले फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंटेड थे तालिबान के, प्लस 3-4 और बाकी इनके लीडर्स थे। तो ये मिले, और इनमें जो काबिल ज़िक्र बात मैंने नोटिस की वो ये थी कि सब की साथ कोई न कोई लाइबिलिटी थी फिज़िकल। किसी का बाजू कटा हुआ था, एक की आंख थी, कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी, लेकिन बड़े पुरसकून और बड़े मोटिवेटेड लोग थे। वो आए और आकर बैठे और उन्होंने कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान को साफ़ करना चाहते हैं तमाम जुल्म से, और तमाम जो गंदगी फैलाई है मुजाहिदीन ने, इन्होंने इस्लाम को बदनाम कर दिया है, और जिस मकसद के लिए लड़े थे ये उलट हो रहा है, तो हम अपने मुल्क को साफ़ करना चाहते हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप इसमें न्यूट्रल रहें। ठीक है, यानी हम इंटरनली जो भी जी हाँ करते हैं स्ट्रेटेजी आप बीच में ना आए। अच्छा, क्या एक चीज़ सर देखने वालों के लिए कि ये जो अब 94-95 का जो आप बता रहे हैं टाइम, तालिबान की सोशो इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी उस वक्त? बहुत गरीब थे। अच्छा। हाँ जी, बहुत गरीब थे, लेकिन जैसे जैसे ये शहर वगैरह कैप्चर कर रहे थे तो इनको पैसे भी मिल रहे थे, क्योंकि जिस तरह कंधार में जो गवर्नमेंट ट्रेजरी थी वो इनके हाथ लग गई। ठीक है। जब कंधार लिया, हेरात लिया, तो वहाँ की ट्रेजरी मिल गई। तो इसलिए ये बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम थी, बड़े सिंपल लोग थे मदरसों के। वो कोई एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन नहीं, मेरा नहीं ख्याल इनमें कोई ज़्यादा थी। वो जो मुल्ला रब्बानी थे इनके नंबर 2, वो थोड़ा बहुत वो लगता था पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाकी तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मदरसे के टीचर्स और वो राइटिस्ट माइंडसेट के मजहबी तबके वाले लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने एक तो ये रिक्वेस्ट की कि आप न्यूट्रल रहें। ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा जी हम एक चीज़ वाजे करना चाहते हैं, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा। पैसे हम अफ़गानिस्तान से लेंगे, हमें मिलेंगे, और आपसे वेपन्स भी नहीं चाहिए। अच्छा। वेपन्स भी हमारे पास जो जिन्होंने डिज़र्ट किया है वो सब वेपन्स के साथ आए हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं वो जो सरेंडर कर रहे हैं वेपन्स के साथ आ रहे हैं, और हमें पता है अफ़गानिस्तान में हमने वेपन्स कहाँ से लेनी है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, हम नहीं करेंगे आपको ये काम। उन्होंने कहा लेकिन 2 चीज़ों की हमें रिक्वेस्ट है, एक ये कि फूड हमें चाहिए पाकिस्तान से, क्योंकि तमाम खाने पीने की चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से, तो ये कंधार का रास्ता आप हमारे फूड इंपोर्ट के लिए खुला रखें। यानी फूड सप्लाई चेन वो चाहते थे वो डिस्टर्ब ना हो, वो चलती रहे और हमें फूड आता रहे। और दूसरा पेट्रोल, हम पेट्रोल कोयटा वगैरह से लेते हैं, वो हमें मिलता रहे। तो मैंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये खुला रहेगा, फूड चेन चलती रहेगी, पेट्रोल आप ख़रीदें और ले जाएं, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। तो ताल्लुकात कायम हो गए, लेकिन हमारा रोल कोई नहीं था उनकी बाकी आगे कैंपेन में, हमने कोई उनको कमांड नहीं किया। वो जो कर रहे थे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं था। हाँ, अलबत्ता मैंने ये किया कि अफ़गानिस्तान में हमारे ISI के बहुत से लोग पहले शुरू से डिप्लॉयड थे मुजाहिदीन के साथ, उस ज़माने से जो आ रहे थे, अभी तक चलते आ रहे थे। मैंने कहा इनका क्या काम है उधर, सबको वापस बुलाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये इंटरनल फाइट में कहीं इन्वॉल्व हो जाए। तो हमने उन सब को वापस बुलाया लिया, ISI के बंदे सब वापस आ गए। सिर्फ 4 बड़े शहरों में एक हमने
लेज़न ऑफिसर छोड़ा। कंधार में, हेरात में, मज़ार शरीफ में और काबुल में, 4 शहरों में। वो फेमस कर्नल इमाम जो हैं उनको भी मैंने लेज़न ऑफिसर अपॉइंट किया था कंधार में। पहले हेरात में किया क्योंकि वो जनरल इस्माइल के दोस्त थे, फिर इधर कंधार में ले आया, मुल्ला उमर के साथ लेज़न ऑफिसर उनको लगा दिया क्योंकि वो उसको जानते थे, ये ट्रेनर रहे थे मुजाहिदीन के, इसलिए इनकी वाकफियत थी सबके साथ। तो अब वी वर जस्ट ऑन द वॉच, हम अब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। अब तालिबान ने इसके बाद काबुल की तरफ मार्च करना शुरू किया। रास्ते में हिकमत यार अपनी फ़ौज लेकर इनके मुकाबले पर आ गए, गुलबदीन हिकमत यार जो कि प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट थे, ले नहीं थे सके ओहदा डेजिग्नेट। लेकिन उनके साथ हुआ ये कि तालिबान ने उनकी फ़ौज को भी अप्रोच किया जिस तरह बाकियों को करते थे। सुबह के वक्त जब वो उठे तो फ़ौज गायब थी। अच्छा, जैसे इस दफ़ा गायब थी। वो रात को सब जाकर मिल गए तालिबान के साथ। तो हिकमत यार साहब उधर से फिर एस्केप किए। अब ये काबुल की तरफ अब गए। जब काबुल पहुँचे तो अहमद शाह मासूद ने भी बेहतर समझा कि निकल जाओ। चुनांचे वो वहाँ से काबुल को छोड़ के निकल गए और पंजशेर वैली में चले गए, जो उनका अपना घर था, आज उनका बेटा उसको, जो अब बेटे के पास है, और वो उस वैली में चले गए। ये काफ़ी एक दुश्वार गुजार वैली है, पहाड़ों के बीच में है, और उसको रशियंस ने भी कैप्चर नहीं कर सके। एयर से उसको बॉम्बिंग शॉम्बिंग करते थे, और उन दिनों में भी अहमद शाह मासूद ने वहाँ पे अपनी ठिकाना बनाया हुआ था। तो वहाँ निकल के चले गए और तालिबान एंटर्ड काबुल। दोस्तम भाग के अपने मज़ार शरीफ वापस चला गया वहाँ से, वरना जनरल दोस्तम वो भी गवर्नमेंट के साथ था। तो अब तालिबान ने काबुल ले लिया, लेकिन अभी तक उनको किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं था किया। उसके बाद उन्होंने बाकी फैले अफ़गानिस्तान में। इन्होंने डिक्लेयर कब किया अपनी गवर्नमेंट? अपनी गवर्नमेंट इन्होंने, जिस तरह मुझे याद पड़ता है, शायद मज़ार शरीफ लेने के बाद। अच्छा, क्योंकि नेक्स्ट बिग सिटी अब मज़ार था नॉर्थ में, काबुल के बाद उस वहाँ गए ये। वहाँ पे दोस्तम भाग गया छोड़ के, और उसका जो नंबर 2 था, कमांड चीफ कह सकते हैं आप, कमांडर जो था जनरल मालिक था, वो मिल गया इनके साथ, तालिबान के साथ। तो तालिबान ने मज़ार को कैप्चर कर लिया और एंटर कर गए। अब ये खुश थे और एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे कि इनके साथ कोई ट्रेचरी हो जाएगी। हुआ ये कि रात के वक्त जनरल मालिक ने एक प्लान बनाई और अपने फ़ौजी जो उसके साथ थे, लश्कर, उनके साथ तालिबान को इसने मार दिया जितने अंदर आए थे। अच्छा, ये तो बड़ी रिसीव किया उसने। हाँ, रिसीव किया। उसमें इनका वो मुल्ला गौस भी मारा गया जो फॉरेन मिनिस्टर था, डेजिग्नेट। अभी तक गवर्नमेंट तो नहीं बनी थी ना, डेजिग्नेट ही था। और उसके बाद फिर तालिबान ने अटैक किया और इन्होंने मज़ार रिकैप्चर किया। मालिक भाग के तो ईरान चला गया। अब पंजशेर के सिवा, पंजशेर और प्रॉब्ली बदख्शां के सिवा बाकी सारा अफ़गानिस्तान तालिबान के अंडर आ चुका था। अब इन्होंने अपनी हुकूमत डिक्लेयर की और हुकूमत बनाई काबुल में। उसके बाद इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस के लिए अपील की सबको। तो ऑन दी बेसिस के जी अब डी फैक्टो गवर्नमेंट तो इन्हीं की है। तो पाकिस्तान ने मशवरा किया दोस्त ममालिक के साथ, और पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई, 3 मुल्कों ने इनको रिकग्निशन दे दी, तस्लीम कर लिया। अब अगर ये ठीक रहते तो शायद बाकी मुल्क भी इनको रिकग्नाइज कर लेते। अच्छा, वो जो नेक्स्ट फेज है इनकी गवर्नेंस का, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें यहाँ मजीद क्लियर करके कि जो आपने तालिबान की इमरजेंस का बताया, तो ये तो बड़ा जनरल साहब इंडिजिनस किस्म का लग रहा है। और बिल्कुल 100% इंडिजिनस। इसमें तो नहीं लग रहा कि कुछ स्क्रिप्ट था, कुछ स्टोरी कुकअप की गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये फिर आईएसआई पर क्यों इल्जाम लगता है? दुश्मन आईएसआई के जो है वो, और फिर जो भागे वहाँ से अहमद शाह मसूद वगैरह, तो उन्होंने कहा जी हमें तो नुकसान इसलिए हुआ कि आईएसआई उनको कर रही थी, और ये वो इंटरनली भी तालिबान के मुखालिफिन ने भी इल्जाम हम पे लगा। हाँ, स्केप गोटिंग होती है ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में हमेशा स्केप गोट रहा है। एम्यूनिशन जो है जी, वेपन कैसे इनको मिलता? हाँ, वेपन्स एक तो जी तमाम जो लश्कर थे वो मिलते गए और वेपन आते गए।
दूसरा, जब अफ़गान जंग जारी थी तो एक टाइम के ऊपर रशिया और अमेरिका व्हेन दे डिसाइडेड कि इसको ख़त्म किया जाए, और तो उस वक़्त फिर एक एग्रीमेंट साइन हुई विच वाज नोन एज नेगेटिव सिमेट्री। नेगेटिव सिमेट्री ये थी कि दोनों सुपर पावर्स जो हैं ये अपने अपने क्लाइंट को वेपन्स अब नहीं देंगी आफ्टर दिस Certain डेट, period। एक डेट सप्लाई मजीद नहीं होगी। होगी नहीं होगी। उसके लिए उन्होंने फिर धड़ाधड़ जहाज करना शुरू डंप करने शुरू अच्छा। किए। तो रशियंस ने डंप किए। कंधार के पास एक जगह थी जिसको पाशा डैम बोलते थे, वो 17 टनल्स थी पहाड़ के नीचे, ओके, 17 सुरंगें थी पहाड़ के नीचे जो एमुनिशन और वेपन्स के साथ भरी हुई थी। वो उसके साथ सप्लाई करना चाहते थे अपने बंदों को और गवर्नमेंट को। तो वो हमें भी इल्म था उनका, तालिबान को भी इल्म हो गया, बिकॉज अब वो काबिज थे अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो हमने तो कुछ वेपन्स जो वो डंप के कमांडर थे, मुल्ला रॉकटी, मुल्ला अब्दुल सलाम रॉकटी उसको बोलते थे। वो केयर टेकर थे उसके, वो गार्ड कर रहे थे। हाँ, वो कमांडर थे, उन्हीं के नीचे था वो। हमने भी कुछ उससे ख़रीदी वेपन्स और असला, अच्छा। और उसको पेमेंट की। उसका काम ही यही था, बीच में से निकालता था और बेचता था जिसको चाहिए हो क्लाइंट्स के ऊपर। लेकिन जब तालिबान का कब्ज़ा हो गया तो ही हैंडेड ओवर द डंप्स टू देम। तो वो 17 सुरंगें जो में भी 16 रह गई थी अभी, बाकी कुछ उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया था। और ये रशियन वेपन था सारा? ये रशियन वेपन्स थी, ये उनके हाथ लग गई, जिससे कोई कमी नहीं रही उनको हथियारों की। और ये तालिबान जितना मर्जी आम करें उसके साथ अपनी फ़ौज, तो वेपन्स की कोई कमी नहीं थी उन्हें। अब ये काबुल में उस वक्त तक सर इनके पास कोई सिविलाइज्ड मिलिट्री या एयरफोर्स नहीं थी? कुछ नहीं था 96 से पहले तक ना। काबुल जब हुकूमत इन्होंने कैप्चर की तो जो अहमद शाह मासूद ने बिल्ड की थी फौज और एयरफोर्स, वो इनके हाथ लग गई। और फिर कुछ लोगों ने डिज़र्ट किया और इनके साथ मिल गए जो ट्रेंड पायलट्स थे, जो ट्रेंड टैंक कमांडर्स थे, वो अब इनके पास मौजूद थे जब इन्होंने हुकूमत बनाई। और उसमें मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ। मेरे नंबर 2 थे जनरल इफ्तिखार हुसैन शाह, जो बाद में गवर्नर भी रहे। उनको मैंने भेजा था कोई मुल्ला उमर के पास, कोई बातचीत, मुझे अब एजेंडा याद नहीं, लेकिन गए थे। तो वहाँ पे उनको वो लेट हो गए, तो उन्होंने कंधार से अब कोयटा आना था और वो बाई रोड गए थे जीप के ऊपर। तो इन्होंने मुल्ला उमर को कहा कि भाई लेट हो रहा है, मुझे अब इजाज़त दें, मैं जाता हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है। उसने कहा नहीं आप फिक्र ना करें, आपको मैं हेलीकॉप्टर दूंगा, आप हेलीकॉप्टर में जाएंगे। तो इफ्तिखार साहब ज़रा सरप्राइज भी हुए कि भाई हेलीकॉप्टर दें, यहाँ तक पहुँच गए। तो फिर मुलाकात के बाद उन्होंने कहा जी चलें आपको हेलीकॉप्टर में ले चलते। वो इनको थोड़ा सा ड्राइव करके बाहर गए तो एक खेत के बीच में हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, रशियन हेलीकॉप्टर, और ऊपर मिट्टी शिट्टी पड़ी हुई थी कुछ। तो इफ्तिखार शाह साहब ने मुझे आके बताया कि मुझे थोड़ा डर भी लगा कि ये पता नहीं अंदर जंग भी लगा हुआ है इसको, ये उड़ेगा भी या क्रैश करेगा, क्या करे। लेकिन अब उन्होंने कहा जी पायलट को मैसेज दे दिया है, वो अभी आता होगा, इंतज़ार करें। तो कहते हैं हम इंतज़ार कर रहे थे, पायलट कोई नहीं था। कहता है थोड़ी देर बाद हमें नज़र आ रहा था कि एक आदमी खेत में हल चला रहा है। उसने अपना वो बंद किया ट्रैक्टर और वहाँ से वो आया। कहता है सिर पे वो पगड़ शगड़ रखा हुआ और टिपिकल ड्रेस तालिबान, और कहता है आए जी साहब आपको ले चलता हूँ। कहता है मैंने कहा आप पायलट हैं? हाँ। अब इफ्तिखार साहब ख़ुद भी एविएशन के पायलट थे, तो वो जानते थे। तो कहते हैं मैं बैठ गया उसके साथ कि भाई चलो अब क्या रहा है तो देखते। कहते हैं उसने सारे एक्शंस बिल्कुल ठीक किए। उसने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया, ठीक तरीके से उसने उसको उठाया और उड़ा के इनको कोयटा ले आया। अच्छा। और कोयटा में लैंड करके फिर वो वापस चला गया। तो तालिबान को मिल गई ये चीज़ें जब वो गवर्नमेंट में आ गए, तो अब उनके पास ये सारा कुछ मौजूद था। अहमद शाह मासूद के पास एयरफोर्स भी थी और
वो उनको हिंदुस्तान से स्पेयर पार्ट लेता था, मेंटेनेंस भी वहाँ से लोग करते थे। तो उनकी एयरफोर्स, हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, कुछ बाकी टैंक्स या APCs, वो सारी चीज़ें अब आ गई इनके हाथ में। आप सर तालिबान आ जाते हैं 96 में जब इनकी गवर्नमेंट बनती है, आपने बताया कि उसको 3 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया। जी। अब ये जो इनका एक खौफनाक किस्म का जो एक इम्प्रेशन दुनिया में पड़ा कि जी। बहुत जालिम है, इस्लाम को ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, दाढ़ी जी। रखवा रहे हैं, लोगों को बिहेड कर रहे हैं, जी। ये क्यों हुआ है सर? ये इस वजह से हुआ कि इनमें जो कुछ थोड़े मॉडरेट तालिबान थे, अनफॉर्चुनेटली दे डाइड। मुल्ला गौस जिस तरह मारे गए वहाँ पे, फिर मुल्ला रबानी वाज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस जो प्रेसिडेंट बने थे, जी। तो वो भी अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। वो ज़्यादा देर प्रेसिडेंट नहीं रहे, विद इन अ ईयर ही वाज डेड। अब जो नेक्स्ट लॉट आ गया पावर में, दे वर एक्सट्रीमिस्ट। वो कहते थे नहीं, सख्ती के साथ ये शरीयत नाफज करनी चाहिए, और मुल्ला उमर ने उनको गो हेड दिया। उन्होंने फिर वो शुरू किया, जो कुछ बिहेडिंग की, कुछ वो हाथ काटे चोर के, कुछ औरतों को फ्लॉगिंग की। वो सारे मनाजिर जिस वक्त फ़ोटोज़ गई बाहर की दुनिया में, तो तालिबान गॉट ए वेरी बैड नेम, और फिर बाकी मुल्कों ने उनको रिकग्नाइज करने से इनकार कर दिया। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन जो एक्चुअली हो रही थी। बट सर फैक्चुअली जनरल साहब, वो ठीक है कि उसका एक इम्प्रेशन आज की दुनिया में आप इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन बहुत सारे लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई जैसा वो कहते हैं कि हाँ, आप उनको भले कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने वहाँ पीस रिस्टोर किया, उन्होंने जी। लोगों को सर्विसेज दी। Is it true? इसमें कोई शक नहीं। पीस इस कदर रेस्टोर किया कि एक पूरे अफ़गानिस्तान में सड़कों के ऊपर अगर एक सिंगल औरत जेवर अपना सामने पहन के भी अगर ट्रैवल करती थी, किसी की जरूरत नहीं थी हाथ लगाता या उसको लूटता, Amazing. क्योंकि तालिबान की सज़ा जो होती थी वो इमीडिएट होती थी। चोर है तो हाथ काट दो, कोई और जुल्म किया बेहेड कर दो। ये तारीख पे तारीख, और वो काम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो काजी उन्होंने बनाए हुए थे जो इस्लामिक Jurisprudence के तहत। जूरिस्प्रूडेंस के तहत एक्सट्रीम सजाएं देते थे। तो उसके साथ पीस तो वाकई आ गया अफगानिस्तान में, लेकिन बाकी दुनिया में वो बहुत बदनाम हो गए, जिससे उनको फिर आइसोलेशन में ही रहना पड़ा अपनी हुकूमत के साथ। पाकिस्तान हैज़ बीन एडवाइजिंग देम कि जी ये आपको रिकग्निशन इसलिए नहीं मिल रही, आप थोड़ा हाथ हौला रखें, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे। वो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट देते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन करते ही अपने थे, बिल्कुल सुनते नहीं थे वो एडवाइस, और वो इस मामले में बड़े कट्टर थे। अब 97 में नवाज शरीफ यहाँ पे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बने। जी जी 97 से 99 तक जी। वो टेन्योर हमारे ताल्लुकात ठीक रहे इनके साथ? हाँ, ताल्लुकात तो ठीक ही रहे थ्रू आउट। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद फिर टेररिज्म का पूरी दुनिया में एक हवा शुरू हुआ। मुशर्रफ साहब 99 में आ गए, 2001 में, 2001 से फिर नेक्स्ट वो शुरू हुआ ना टेररिज्म का। अब वो जो अलकायदा और जो उसामा बिन लादेन और ये एमन अल जवाहिरी और ये जितने दुनिया अमेरिकन वांटेड जितने भी जिनको वो टेररिस्ट कहता था, वो सारे लोग इल्ज़ाम था कि जी इन्होंने उनको यहाँ पे हाइड आउट्स दिए हुए और पाकिस्तान की कनाइबेंस है। ये इसमें कहाँ तक सदाकत? इसमें जहाँ तक ये है बात कि इन्होंने उनको वहाँ पे हाइड आउट्स दिए हुए हैं, वो दुरुस्त है कि ये लोग अफ़गानिस्तान में आकर पहाड़ों में छुपे हुए थे, अपना इन्होंने कैंप बनाए हुए थे, और तालिबान इनको कुछ नहीं कहते थे, ना निकालते थे, ना कोई ज़्यादा वो था। उसामा बिन लादेन ने शुरू में इनको फंडिंग भी की आके, क्योंकि वो उसके पास पैसा था, तो इसलिए वो उसको रिस्पेक्ट भी करते थे। तो ये कोई आलमी जिहाद का भी इनका उस वक्त एजेंडा नहीं, तालिबान का नहीं था। अच्छा, उसामा बिन लादेन का था, अलकायदा का था, इनका नहीं था। और वो अलकायदा का भी मैं आपको बताऊं कि क्या बना और कैसे ये बन गई। अमेरिकन्स ने एक वर्ल्ड वाइड हंट शुरू की, क्योंकि इनके लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी को उड़ाया वहाँ पे अफ्रीका में, और बाकी और इन्होंने वहाँ पे एक्शन किए, जिससे अमेरिकन्स ने फिर कुछ मुल्कों में रिटेलिएट किया, जिस तरह सूडान में। उसामा बिन लादेन सूडान में थे, जब इन्होंने सूडान में एयर अटैक वगैरह किए तो सूडान की हुकूमत ने उसामा को कहा कि जी आप यहाँ से चले जाए। वो आए और अफ़गानिस्तान में आके उसने पनाह ले ली मुल्ला उमर के पास। इसी तरह बाकी भी जो अरब थे जो अपने मुल्कों में वांटेड थे,
वहाँ से भागे इधर आ गए। और इसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा, जिस वक्त मैंने ISI टेक ओवर की तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था और हमें वॉच लिस्ट फॉर टेररिज्म पे रखा हुआ था। और टेररिज्म पे 2 वजूहात से, एक तो ये कि वो कहते थे आप कश्मीरियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मुजाहिदीन जो है वो। दूसरा ये था कि आप ये अलकायदा वगैरह वालों के साथ आपने रवाबत रखे हुए हैं। तो मैंने मुजाहिदीन वाली साइड पे तो कुछ स्टेप्स लिए। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमने उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना दिया, लेकिन विजिबिलिटी कम कर दी। और इनवाइट किया फ़ौरन इधर DA वगैरह जो थे और एम्बेसडर्स को कि आप जाएं, जाके देख लें आज़ाद कश्मीर में, जिधर मर्ज़ी है फिर लें, हमने कोई कैंप नहीं बनाए हुए, हम कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहे। लेकिन भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तो वो लगता रहा। और जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है, मुझे इत्तला मिली कि जी पेशावर में अलकायदा फॉर्म हो रही है। और कौन कर रहे हैं? ये एक मिस्री ग्रुप है जो कर रहा है। अब मिस्र जो है वो फोर फ्रंट में था आस्किंग कि जी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें, क्योंकि हमारे जो वांटेड मर्डरर्स हैं वो वहाँ छुपे हुए। उनका ये कहना था। हाँ, उनका ये कहना था और सही था, क्योंकि जिन्होंने अनवर सादात को मारा था वो ग्रुप यहाँ मौजूद था। खुद वो बंदा तो लेफ्टिनेंट, तो उसको तो उन्होंने हैंग कर दिया, उसका भाई था खालिद बाय द नेम, वो इधर था और बाकी उसके साथ थी। तो मैंने फिर इस इंफॉर्मेशन के साथ जनरल नसीरुल्लाह बाबर को अप्रोच किया। मैं कहा बाबर साहब ये इनको यहाँ से आप निकालें, मैं टेररिज्म से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकता जब तक आप इनको नहीं निकालते। उन्होंने कहा अभी निकालते हैं। उन्होंने उनको नोटिस दिया कि निकल जाओ वरना अरेस्ट करके तुम्हारे मुल्कों के हवाले कर देंगे। वो सारे कूच करके अफ़गानिस्तान चले गए और इसलिए अलकायदा फिर अफ़गानिस्तान में ही रही। इस तरह से? हाँ, इस तरह से हमारा उनके साथ कोई वो राब्ता नहीं रहा। तो ये इल्ज़ाम भी हम डिस्पेल करते हैं कि अलकायदा से हमारा कोई ताल्लुक? बिल्कुल, बल्कि बाद में जब अफ़गानिस्तान में अमेरिकन आए तो अलकायदा के लोग जो भाग कर पाकिस्तान आए उनको हमने अरेस्ट करके तो अमेरिकन के हवाले किया। मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है, तो उन्होंने पाकिस्तानियों को अरेस्ट नहीं किया था, उन्होंने अलकायदा के बंदे अरेस्ट किए थे और उनको हवाले किया था। तो ये अलकायदा और वो वहाँ पे फिर फॉर्म हुए और मुल्ला उमर के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। जब 9/11 हुआ तो अमेरिका ने कहा कि जी ये उसामा बिन लादेन ने करवाया। अफ़गानियों ने कुछ नहीं था किया, उन गरीबों को मुफ्त में मारा गया, क्योंकि जितने पायलट्स वगैरह थे वो एक के सिवा बाकी सारे सऊदीस थे। ट्रेनिंग सारी उन्होंने अमेरिका में ली थी। अब मोटिवेशन उनको किसने की? अमेरिका ने कहा जी उसामा बिन लादेन ने की है। गॉड नोज वेदर इट इज़ ट्रू। उसामा बिन लादेन को उन्होंने कहा जी हमारे हवाले करें। मुल्ला उमर ने कहा जी उसूल ये है कि आप मुझे प्रूफ दिखाएं तो मैं इसको हैंड ओवर कर दूंगा, वरना हमारी जो रवायत है पख्तूनों की, हम अपने मेहमान को इस तरह नहीं हवाले करते। तो आप या तो प्रूफ दें या फिर इसको हम आलमी अदालत के सामने पेश करने को तैयार। फिर अमेरिकन ने कहा कि नहीं। उन्होंने फिर नेक्स्ट बात उन्होंने नहीं की और इन्वेड कर दिया डिसाइड करके, और वो इन्वेजन शुरू हो गई। और उसके बाद नेचुरली तालिबान को तो बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिकन पूरी माइट के साथ आए, वो डेजी कटर्स